सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास जेपीएससी मेंस पेपर 4 की हो रही है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स और खोट्टा की क्लास भी दी जा रही है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं और इसका पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज की क्लास में हम संघीय न्यायपालिका को शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट की गठन, संरचना एवं कार्य पर प्रकाश डालें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से होता है, इसका संरचना क्या है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या कार्य है उसके बारे में हम लोग को डील करना है। तो लोकतंत्र प्रजातंत्र की निरंतरता के लिए आवश्यक है कि राज्य की शक्तियों का विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य किया जाए और भारत में संविधान द्वारा संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है। यानी कि प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए राज्य की शक्ति का विभाजन करना अनिवार्य है, जिसमें जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच बंटवारा किया गया है और भारतीय संविधान के द्वारा संवैधानिक प्रजातंत्र की स्थापना की गई है, जिसमें शक्ति का विभाजन न केवल कार्यात्मक दृष्टि से बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी किया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कार्य की दृष्टि से नहीं, बल्कि अगर भौगोलिक दृष्टि कहीं पर अलग है तो उसके अनुसार भी यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किया गया है। कार्यात्मक दृष्टि से शक्ति के विभाजन कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका के मध्य किया गया है और भारत में न्यायिक कार्य के निष्पादन हेतु एकीकृत न्यायपालिका विकसित की गई है, जिसके सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट स्थापित है। यानी कि एकीकृत न्यायपालिका का विकसित किया गया है, जिसके सबसे हेड में कौन है तो सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं संरचना का प्रावधान क्या है, तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच सुप्रीम कोर्ट के गठन एवं कार्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें से अनुच्छेद 124 में बताया गया क्या कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा और आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 124 यानी कि 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन की चर्चा की गई है, जिसमें टोटल 34 जज होंगे, 33 जज के अलावा एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल जज या 10 साल वकील होना चाहिए और साथ ही साथ राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। अगर इन कंडीशंस को फुलफिल करता है तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं और जज की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेते हैं और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति कॉलेजियम से सलाह लेते हैं। कॉलेजियम विधि होता है, उसके माध्यम से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज होते हैं। यानी कि कॉलेजियम विधि में सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जज होते हैं और ये सब मिलके सीजीआई का नियुक्ति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज को हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है, परंतु अब तक किसी भी जज को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्षों तक कार्यरत रहते हैं तथा अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। इस आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में मेंशन किया गया है। अब अनुच्छेद 125 में जज के वेतन के बारे में बताया गया है। तो जजों का जो भी वेतन होगा वो संसद डिसाइड करेगी और इनका वेतन भारत के संचित निधि के द्वारा दी जाती है, संचित निधि से दी जाती है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश को 2,50,000। फिर अनुच्छेद 126, तो इसमें बताया गया है क्या कि जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो जो 33 जज हैं उन्हीं जजों में से किसी एक न्यायाधीश को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है, जिसको कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं और इसका वेतन भत्ता हो गया, फिर शक्ति हो गई, ये सारा मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही होते हैं, लेकिन वो अस्थायी होते हैं जब तक मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट रहते हैं तब तक। तो जब मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो 33 जजों में से ही एक को अस्थायी मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है, जिसे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। इसके वेतन, भत्ते तथा शक्तियाँ मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है क्योंकि यह अस्थायी रहता है। ऐसा अनुच्छेद 126 में बताया गया। अब अनुच्छेद 127 में एडहॉक जज के बारे में बताया गया, यानी कि तदर्थ न्यायाधीश। तो एडहॉक का मतलब क्या हो गया, इस उद्देश्य के लिए तदर्थ न्यायाधीश को तब बुलाया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में कमी हो जाए और तदर्थ न्यायाधीश लाने के लिए सिफारिश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, सीजीआई करते हैं। इस सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति 25 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेकर तदर्थ न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। इसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, किंतु यह अस्थायी होते हैं। फिर अनुच्छेद 128, तो जब तदर्थ न्यायाधीश
उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो जो जज रिटायर कर गए हैं उनको बुलाया जाता है। फिर अनुच्छेद 129, इसमें बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायाधीश पर कार्य करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देती है, जो भी फैसला सुनाती है, उसको फ्यूचर में कोई भी केस आता है तो एज एग्जाम्पल हम लोग पेश कर सकते हैं, जिससे कि सुनवाई बहुत जल्दी और इजीली हो सके। अब है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ या फिर अन्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं वे भारत के किसी अन्य न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य है और अधिकार है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या है, तो वैसा मामला जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार कहलाता है। जैसे भारत सरकार या एक या अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगा। अगर भारत सरकार और अन्य राज्य, मतलब कि भारत सरकार और राज्य प्लस राज्य यानी कुछ राज्य मिलकर और भारत सरकार के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा। फिर 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच में अगर कोई समस्या उत्पन्न होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया जाएगा। और एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट में अगर केस का हस्तांतरण करना या खुद के पास हस्तांतरण करना है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। तो ये सब हो गया हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का जो भी प्रारंभिक या फिर मूल क्षेत्राधिकार हो गया वो सारा चीज़। फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी निचली अदालत के द्वारा कोई डिसीजन सुनाया गया है तो उसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। और ये हम लोग का फौजदारी, दीवानी और संवैधानिक तीनों मामले में प्राप्त है। तो सुप्रीम कोर्ट अंतिम तथा सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण समस्त निचले अदालतों के खिलाफ उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यानी कि निचले अदालतों के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। यह अधिकार उसे तीनों तरह के यानी कि दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक मामले में प्राप्त है। अब है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। इसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानेंगे राष्ट्रपति, ये कोई अनिवार्य नहीं है, यानी कि बाध्यता नहीं है। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट भी हर मुद्दे पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट एक निष्पक्ष एवं स्वायत्त संस्था है। यह अपनी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए अपनी सभी नियुक्तियां स्वयं करती है। सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी की पदोन्नति, निलंबन तथा हस्तांतरण स्वयं सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी स्टाफ होंगे वो सारा नियुक्ति खुद करते हैं। उनका हस्तांतरण करना है, निलंबन करना है या फिर पदोन्नति करना, वो सारा कार्य सुप्रीम कोर्ट ही करते हैं, जिससे कि उनकी निष्पक्षता बने रहे। फिर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी कर्मचारी हैं या फिर जज हैं उनका वेतन जो वो संचित निधि से दिया जाता है, जिसमें संसद कटौती नहीं कर सकते हैं। अब अभिलेख न्यायालय का अधिकार, तो इसको हम लोग अभी भी देखें कि अभिलेख न्यायालय में क्या हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन को सुनाती है तो वह निर्णय हम लोग फ्यूचर में किसी भी केस में उस केस को जल्दी ख़त्म करने के लिए या फिर फॉर एग्जांपल हम लोग उसमें पेश कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय का कार्य करती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किसी अन्य मुकदमे में भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि न्याय जल्दी मिल सके। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, तो न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक पुनरावलोकन का शक्ति प्राप्त है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट स्वयं द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकता है और उचित लगे तो उसे बदल भी सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि उसने पास्ट में जो डिसीजन दिया है उसमें परिवर्तन किया, मतलब चेंज करना है उस डिसीजन को, तो वे कर सकते हैं। दूसरा क्या हो गया कि संसद या फिर विधानमंडल द्वारा निर्मित कोई कानून अगर संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है तो उसे अवैध भी घोषित कर सकते हैं। छठा हो जाएगा क्या कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इसी प्रकार से भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट। फिर मूल अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार, तो मूल अधिकार तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोग 5 प्रकार की रीट जारी करा सकते हैं अगर हम लोग का मूल अधिकार का हनन होता है तो इस प्रकार से हम लोग सुप्रीम कोर्ट का गठन, उसका संरचना क्या है और उनके क्या क्या कार्य हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब है न्यायिक पुनर्विलोकन पर टिप्पणी करें। तो न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब क्या हो गया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता को बनाए रखने की व्यवस्था है, यानी कि इसमें कुल मिला के या तो केंद्र सरकार द्वारा
या फिर राज्य सरकार द्वारा यानी कि संसद द्वारा या फिर विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे कि संविधान के जो भी दायरा है उससे बाहर का कानून होता है या फिर संविधान का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। और यदि राज्य सरकार यानी कि राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है जो कि संविधान के दायरे से बाहर होता है, तो उस स्थिति में जो उच्च न्यायालय होता है उसको असंवैधानिक घोषित कर देता है। लेकिन इसके विरुद्ध कोई भी अपील अगर हो तो उसका अंतिम निर्णय जो होता है वो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो यही व्यवस्था जो है यही क्या कहलाता है हम लोग का न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। यानी कि कुल मिला के बोला जाए तो अगर संसद के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे कि जो कि संविधान के दायरे से बाहर होता है, तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको रद्द कर सकती है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन पर टिप्पणी लिखे, तो इसमें क्या हो जाएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या फिर राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अर्थात अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण करता है, तो संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि को अंततः सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को असंवैधानिक घोषित उच्च न्यायालय करता है, लेकिन इसके विरुद्ध कोई अपील हो तो अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय की होती है। सर्वोच्च न्यायालय की यही शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। अब है कि न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और तो न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका के संविधान से लिया गया है और यह हमारे संविधान का प्रमुख लक्षण माना जाता है, जो कि इस प्रकार है। तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास है, यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर हो तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय का ही निर्णय अंतिम होगा। यानी कि हाई कोर्ट के विरुद्ध अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दायर होती है तो इसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वही अंतिम होगा। फिर साधारण कानूनों द्वारा संविधान संशोधन अधिनियमों का भी न्यायिक पुनरावलोकन संभव है, यानी कि संविधान संशोधन को लेकर भी हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कर सकते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया में सिर्फ कानून की संवैधानिकता पर विचार किया जाता है, अर्थात न्यायालय यह देखता है कि क्या वह कानून संसद या फिर विधानमंडल के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देगी। फिर है कि न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया में न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय को निरस्त करने के लिए कानून में संशोधन किया जाता है। न्यायालय कानून की वैधता को मानकर आगे बढ़ता है और इस कानून को चुनौती देने वाले व्यक्ति का दायित्व होता है कि उसे असंवैधानिक सिद्ध करे। अब है कि भारतीय न्यायपालिका समानता का अधिकार का पालन करती है। आर्टिकल 14 इस अधिकार के अनुसार अगर कानून एक ही हिस्सा असंवैधानिक है तो उस स्थिति में वे पूरे कानून को रद्द नहीं करेंगे बल्कि उसी हिस्से को खत्म कर देंगे। तो भारतीय न्यायपालिका समानता का अधिकार का पालन करती है। इस अधिकार के अनुसार अगर कानून का एक ही हिस्सा असंवैधानिक हो तो न्यायालय यह कोशिश करता है कि न्यायालय सिर्फ उसी हिस्से को असंवैधानिक घोषित करे, शेष कानून को वैधानिक मानकर उसे लागू करे। भारतीय न्यायपालिका बदली हुई सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कानूनों की व्याख्या करती है और कानूनों की व्याख्या के लिए न्यायालय प्रगति संरक्षण अधिनियम का सहारा लेती है। फिर संविधान के अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के संबंध में जो हम लोग पढ़े, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार देता है। यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में हम लोग अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी करवा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत राज्य के द्वारा निर्मित कानून पर परीक्षण करने का अधिकार हाईकोर्ट को दिया गया है। इस प्रकार न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट दोनों का है। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और राज्य हाई कोर्ट को 226 के तहत। और जब भी संघीय एवं राज्य विधानमंडल अपने कार्य क्षेत्र से बाहर कोई कानून का निर्माण करते हैं तो न्यायिक पुनरावलोकन के तहत न्यायपालिका इस पर अंकुश लगाता है। तो कुल मिला के न्यायिक पुनरावलोकन क्या हो गया कि शक्ति तो दोनों के पास है, यानी कि केंद्र के पास, संघ के पास भी है और राज्य के पास भी है। लेकिन अगर वो संविधान के दायरे में अगर कानून का निर्माण करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो संविधान के दायरे से बाहर जाकर कानून का निर्माण करते हैं तो उस स्थिति में उसे निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि ये समानता के अधिकार को फॉलो करते हैं तो इस स्थिति में अगर किसी कानून का एक हिस्सा असंवैधानिक है
तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट उस हिस्से को निरस्त कर देगी, बाकी हिस्से को वे लागू कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक सक्रियता क्या है? न्यायिक सक्रियता संसदीय लोकतंत्र में द्विधारी तलवारी है, इसको स्पष्ट करना है। यानी कि सबसे पहले कि न्यायिक सक्रियता क्या है और यह लोकतंत्र में द्विधारी तलवार है, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो न्यायिक सक्रियता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो सभी के तीनों के पृथक पृथक क्षेत्र हैं। तो जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्य और अधिकार को संचालित करने में असमर्थ साबित होती है, तो उस स्थिति में न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना अनिवार्य हो जाता है। तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना ही क्या कहलाता है? न्यायिक सक्रियता कहलाता है। तो सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो तीनों के पृथक अधिकार एवं कर्तव्य क्षेत्र हैं। लेकिन जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्य एवं अधिकार को संचालित करने में असमर्थ साबित होती है, तो ऐसी स्थिति में इनके सामान्य कार्यवाहियों पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप होना ही न्यायिक सक्रियता कहलाती है। न्यायपालिका भारतीय लोकतंत्र की रक्षा और विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाती है, और जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कार्य को संविधान के अनुरूप नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके सफल संचालन करने के लिए न्यायपालिका ही करती है। यानी कि जब कार्यपालिका और विधायिका संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पाती है, तो उनके कार्य का संचालन सही तरीके से न्यायपालिका ही करती है। और इस तरह न्यायपालिका का कर्तव्य बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि वर्तमान में हमारे प्रतिनिधि को पद और जनता के मत के सिवाय और किसी भी चीज़ की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। अंग्रेजों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी, वही आज हमारी राजनीतिक व्यवस्था में हमारे राजनेता तथा प्रतिनिधियों ने देश की जनता को अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा धर्म के आधार पर विभक्त कर अलग अलग हथकंडे अपनाकर जनता को वोट बैंक बना रखा है। यानी कि कुल मिला के वर्तमान समय में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको बस अपने वोट से मतलब है, इसके लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचाने के लिए या फिर इन सभी चीज़ों को सही तरीके से संचालन करने के लिए न्यायपालिका का हस्तक्षेप बहुत अधिक हो जाता है। इसकी वजह से न्यायपालिका का क्षेत्र भी काफ़ी अधिक वर्तमान समय में बढ़ गया है। तो अपना वोट बैंक बना रखा है। उन्होंने इस क्रम में सामाजिक संतुलन के उद्देश्य को नज़रअंदाज किया है। ऐसे में न्यायपालिका की भूमिका अत्यधिक बढ़ गई है। फिर है, तो जब कार्यपालिका और विधायिका अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावशाली ढंग से निष्पादन करने में विफल हो जाती है, तो न्यायपालिका उस पर हस्तक्षेप के माध्यम से दबाव बढ़ाती है, और यह दबाव जो होते हुए जनता, राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों तथा जनसंचारों के माध्यम से डाली जाती है। ऐसी परिस्थिति में ही न्यायपालिका अपने सामान्य कार्यक्षेत्र से बाहर निकलकर राजनीतिक और न्यायिक सक्रियता दिखाती है, और न्यायिक सक्रियता के फलस्वरूप ही कानून की सत्ता बरकरार रखने तथा सुनिश्चित करने में न्यायपालिका सक्षम हो पाती है। फिर है कि न्यायपालिका की अत्यधिक भागीदारी बढ़ने से जहां एक और संसदीय लोकतंत्र में कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होती है, यानी कि संसद लोकतंत्र में कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होता है न्यायपालिका का से भागीदारी बढ़ने से, तो वहीं दूसरी ओर क्या हो जाता है कि बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण कुछ समस्या आ जाती है। जैसे कि न्यायपालिका में कुछ मामले ऐसे होते हैं जो अभियुक्तों को मुकदमे में न्यायाधीश के रवैये के कारण निष्पक्ष फैसला नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका संसदीय लोकतंत्र के लिए गलत साबित हो जाती है। यानी कि न्यायपालिका का कार्यक्षेत्र काफ़ी अधिक बढ़ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जिसका फैसला जो होता है वो सही नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका गलत साबित हो जाता है, और न्यायपालिका शक्ति के बढ़ जाने के कारण भारत की शासन प्रणाली में भी प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता के कारण लोकतंत्र व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका ही जनता के प्रति उत्तरदायी हो गई है, क्योंकि इसको नीति निर्धारण के समय अनेक समस्याएं आ खड़ी होती है। न्यायपालिका में तानाशाही प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला है। ऐसी स्थिति में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना करना एक कठिन कार्य होगा। इसलिए हमारे संविधान में तीनों का अपना पृथक अधिकार क्षेत्र दिया गया है, जैसे कि सर्वविदित है कि हमारी परंपरा सर्वोच्च है, जिसमें दोनों का समन्वय पाया जाता है। लेकिन फिर भी जब विधायिका और कार्यपालिका संवैधानिक रूप से अपने कार्यों को करने में सफल नहीं होते हैं, तो इस समय न्यायपालिका अपने सामान्य कार्यक्षेत्र से बाहर निकलकर इन कार्यों पर
अंकुश लगाती है, जिसको हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता संसदीय लोकतंत्र में द्विधारी तलवार है, क्योंकि जहां एक ओर न्यायपालिका संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को अपने कर्तव्य के प्रति सजग करता है और वह अपने विभिन्न फैसलों के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को मार्गदर्शन भी देता है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को अपने संवैधानिक अधिकारों के अंदर कार्य करने में सचेत करती है, जिससे संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान होती है। यानी कि न्यायपालिका के बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप होने की वजह से या बहुत ज़्यादा भागीदारी बढ़ने की वजह से एक और जहाँ संसदीय लोकतंत्र में कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होती है, तो वहीं दूसरी ओर न्यायपालिका के हस्तक्षेप के कारण बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे कि कुछ मामले में वे उनका जो रवैया होता है वो उन्हें निष्पक्ष फैसला नहीं मिल पाता है और लोकतंत्र के खिलाफ वो गलत साबित होते हैं। तो जबकि वे एक साइड क्या हो गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका को अपने कर्तव्य के प्रति सजग करता है और वह अपने विभिन्न फैसलों के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका का मार्गदर्शन भी करता है, जिससे कि हम लोग बोल सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता संसदीय लोकतंत्र में द्विधारी तलवार की भांति कार्य कर रहा है। अब है न्यायपालिका संविधान के भाग 3 में लिखित मौलिक अधिकारों पर संरक्षण प्रदान करती है और उसके हनन होने पर रीट के माध्यम से पुनः अधिकार प्रदान करती है। आर्टिकल 32 के बारे में पढ़े अभी हम लोग। इसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसको हम लोग पढ़े हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, फिर भी सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका इसे क्रियान्वयन के लिए सरकार को आवश्यक निर्देश जारी करे, इसे निर्देश करने का सुझाव देती है और न्यायिक सक्रियता से ही चुनावी भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं को रोकने में सफलता मिली है, जिससे लोकतंत्र को मजबूती मिली है। यानी कि चुनाव के समय जो भी भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए न्यायिक सक्रियता काफ़ी कारगर साबित हुई है, जिससे कि लोकतंत्र को मजबूती भी मिली है। अर्थात उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि न्यायिक सक्रियता संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है, लेकिन इसकी कुछ प्रवृत्तियां संसदीय लोकतंत्र को हानि पहुंचाती है, जो निम्न है। कोई भी चीज़ होगा उसका पॉजिटिव और नेगेटिव अपना अपना होगा, तो न्यायिक सक्रियता का भी यही है कि यह संसदीय लोकतंत्र को मजबूती तो प्रदान करता है, लेकिन इसके अपने भी कुछ त्रुटि है, कुछ हानि है, जो कि क्या है। तो सबसे पहला कि न्यायपालिका का बहुत ज़्यादा एक्टिव होने से संसदीय लोकतंत्र के प्रति जनता का आस्था कम होता है। यानी कि हम लोग तो अपने नेता को चुन के भेजते हैं, तो जो भी कानून बनाएंगे वही बनाएंगे, हम लोग तो इसी को मान के चलेंगे। लेकिन अगर वे कानून संविधान के दायरे से बाहर होती है तो न्यायालय का हस्तक्षेप हो जाता है और न्यायालय और लोगों का संसदीय लोकतंत्र के प्रति आस्था भी कम होने लगता है और लोगों की आस्था प्रतिनिधि सभा की तुलना में न्यायपालिका के प्रति अधिक बढ़ जाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। यानी कि हम लोग को लगने लगेगा कि हम लोग का जो नेता है वो सही से काम नहीं कर रहा है। इसी स्थिति में न्यायपालिका ही ज़्यादा बेटर है, तो फाइनली हम लोग का लोकतंत्र से धीरे धीरे मन उठने लगेगा। फिर है कि न्यायिक सक्रियता कार्यपालिका और विधायिका पर पूरा प्रभाव डालता है, क्योंकि न्यायिक सक्रियता के कारण विधि निर्माण में बेवजह देरी होती है, जिससे उनकी दक्षता कम होने लगेगी। इसके अलावा मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा और इससे मुकदमेबाजी में सिर्फ कार्यपालिका और विधायिका ही नहीं बल्कि न्यायपालिका भी प्रभावित होगी, जिससे लोकतंत्र का संकलन भी अव्यवस्थित हो जाएगा। स्पष्टता न्यायिक सक्रियता जहां एक ओर संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करती है, तो दूसरी ओर इसके लिए घातक भी है, अर्थात यह संसदीय लोकतंत्र के लिए द्विधारी तलवार है। तो इस प्रकार से जो हम लोग का 5वां चैप्टर था संघ, वो संघीय न्यायपालिका वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग का अगला चैप्टर जो कि 6वां चैप्टर होगा, जिसमें हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आ गया राज्य कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे। हम लोग संघीय कार्यपालिका को कंप्लीट कर चुके हैं, तो राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल आ जाएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और मंत्रिपरिषद। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, पद मुक्ति कैसे होगा और उनके अधिकार तथा क्या क्या कार्य होंगे, उनके बारे में हम लोग को वर्णन करना है। तो जिस प्रकार से केंद्र सरकार में उसी प्रकार से राज्य सरकार में, तो जिस संघ की भांति राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है, अतः यहाँ भी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में ही निहित है। जिस प्रकार से केंद्र में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित थी, उसी प्रकार से राज्य में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, लेकिन वहाँ पे भी नाम मात्र का और यहाँ पे भी नाम मात्र का।
इसका वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ करती है। वहाँ पे भी प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते थे। राज्यपाल न तो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं और न ही यह राष्ट्रपति की तरह परोक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली को अपनाने के पीछे निम्न तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला चीज़ कि राज्यपाल जो है उसको न तो हम लोग चुनते हैं और न ही राष्ट्रपति की भांति भी चुना जाता है, बल्कि उनका नियुक्ति किया जाता है। तो इसमें क्या हो गया कि राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति को प्रतिकूल हो सकता है। इसको भी हम लोग देख ही रहे हैं कि गवर्नर कहीं पे भी राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं। थोड़ा सा भी अगर उनको कोई इशू मिल रहा है, अगर अलग गवर्नमेंट हो खास करके उस स्टेट में, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने के बहुत अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि हम लोग के संसदीय व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है। सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। फिर राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होते हैं, इसलिए उनके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई अर्थ नहीं है। राज्यपाल का चुनाव पूरी तरह से व्यक्तिगत मामला है, इसलिए इस चुनाव में भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना राष्ट्रहित में नहीं है। फिर एक निर्वाचित राज्यपाल स्वाभाविक रूप से किसी दल से जुड़ा होगा और वह निष्पक्ष व निस्वार्थ मुखिया नहीं बन पाएगा। यानी कि अगर राज्यपाल को हम लोग निर्वाचित करेंगे तो पक्का किसी न किसी एक दल से जुड़े होंगे, और अगर कोई भी कार्य करेंगे तो उन्हें उस दल का प्रभाव पड़ेगा ही, वे दल उन पर प्रेशराइज करेंगे ही, तो वो निष्पक्ष रूप से या फिर निस्वार्थ भाव से कार्य नहीं कर पाएंगे। फिर एक राज्यपाल के चुनाव से अलगाववाद की धारणा पनपेगी और राजनीतिक अस्थिरता और देश में एकता को प्रभावित करेगी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की व्यवस्था से राज्य पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति अगर राष्ट्रपति करेंगे तो उस स्थिति में राज्य पर केंद्र का नियंत्रण भी स्थापित रहेगा। यानी कि केंद्र नज़र बनाए रखने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में करती है। राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में आम चुनाव के समय एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि अगर राज्यपाल को भी जनता सीधे चुनकर भेजेंगे और मुख्यमंत्री को भी जनता सीधे चुनकर भेजेंगे तो इस स्थिति में दोनों के बीच में विभेद उत्पन्न हो सकता है। फिर मुख्यमंत्री यह चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े। बिल्कुल हर मुख्यमंत्री यही चाहेंगे कि राज्यपाल के लिए भी उनका उम्मीदवार ही खड़ा हो, इसलिए सत्तारूढ़ दल का दूसरे दर्जे का आदमी बतौर राज्यपाल चुना जाएगा। अभी के राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होगा? सबसे पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो और परंपरा एवं सिफारिशों के अनुसार भी उस राज्य का नहीं होना चाहिए। यानी कि राज्यपाल जो बनेंगे, जैसे झारखंड के जो राज्यपाल होंगे वे झारखंड राज्य के निवासी नहीं होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंध राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करें, किंतु ये अनिवार्य नहीं है, परंपरा का एक हिस्सा बस। यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल बना है उनसे हम लोग परामर्श कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ये बस एक परंपरा है, एक नियम है। अब है कि संविधान का अनुच्छेद 153। तो अनुच्छेद 153 में क्या बताया गया? सबसे पहला कि राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन अगर 2 या 2 से अधिक राज्य का भी राज्यपाल एक ही व्यक्ति हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनका जो वेतन होगा उतना ही रहेगा, लेकिन राष्ट्रपति के कहने पर दोनों राज्य मिलकर वेतन देंगे। फिर आर्टिकल 154 में क्या बताया गया? तो राज्यपाल कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन वह केवल औपचारिक प्रधान होंगे, वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होंगे। फिर अनुच्छेद 155 में नियुक्ति के बारे में बताया गया। तो राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे, और एक संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर अनुच्छेद 156, इसमें इसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राज्यपाल के कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर ये अपने पद पर बना रहते हैं। राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होना चाहिए? तो सबसे पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवाला नहीं होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और केंद्र या फिर राज्य के अधीन लाभ के पद पर ना हो, विधानसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखते हो। फिर है अनुच्छेद 158 कि राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्या क्या शर्त हैं? तो वह संसद या फिर विधानमंडल में से किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, वह उस राज्य का निवासी नहीं रहना चाहिए जिस राज्य का वह राज्यपाल बनने जा रहा है। फिर अनुच्छेद 159 में क्या है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएंगे? तो हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे या फिर जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, जिस प्रकार से राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाते थे।
फिर अनुच्छेद 160 में क्या हो गया कि ऐसा कोई आकस्मिक स्थिति जिसके बारे में संविधान में चर्चा नहीं है तो उसको नियंत्रण करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को बोल सकते हैं। अनुच्छेद 161 में क्या है, तो राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है और राज्यपाल फांसी और कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति थी, उसी प्रकार से राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में दी गई है। फिर अनुच्छेद 162 कि राज्यपाल जो होंगे वे कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेंगे। अनुच्छेद 163 में क्या हो गया कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 164 में क्या हो गया कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेंगे। अब है राज्यपाल की शक्ति और कार्य क्या है। तो सबसे पहला राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति। तो राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति में क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार से संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं तथा उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की या फिर समस्त मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसके अलावा राज्य के उच्च अधिकारियों की भी नियुक्ति करते हैं, जैसे कि महाधिवक्ता हो गए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य हो गए, राज्य निर्वाचन आयोग हो गए, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और ये राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं तथा कुलाधिपति होने के नाते सभी विश्वविद्यालयों में उप कुलाधिपतियों की नियुक्ति भी राज्यपाल स्वयं करते हैं। और इसके अलावा जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अनुरोध भी कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान इसकी भूमिका केंद्र के एक एजेंट के रूप में होती है तथा समस्त प्रशासन का दायित्व राज्यपाल पर ही आ जाता है। फिर राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या हो जाएगा। विधायी शक्ति यानी कि कानून बनाने से संबंधित, तो यह नियम कानून से संबंधित होता है। इसके तहत राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, उनको सत्रावसान करते हैं और विधेयक पर जब तक इनका हस्ताक्षर नहीं होता है तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनता, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए था। अब है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यसभा के पास भेजे जाने पर क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला कि वे विधेयक को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी स्वीकृति के लिए उसको रोक सकते हैं, और विधेयक यदि धन संबंधी विधेयक नहीं है तो उस पर विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। हालांकि राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः बिना परिवर्तन के विधेयक को पास कर दिया जाता है तो राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देनी होती है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति के लिए था। अब यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, यानी कि अगर राज्यपाल को लगेगा कि राष्ट्रपति से पूछा जाए तो उसके लिए भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे राज्यपाल को राष्ट्रपति से एक अधिक शक्ति प्राप्त है। निम्नलिखित परिस्थिति में राज्यपाल विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे कि अगर उन्हें लगेगा कि संविधान के उपबंध के विरुद्ध हो या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो या देश के व्यापक हित के विरुद्ध हो या फिर राष्ट्रीय महत्व का हो, तो ऐसी स्थिति में वे उस विधेयक को राष्ट्रपति से विचार करने के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। अब है कि राज्य विधायिका के सत्र में न रहने की अवस्था में अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के जरिए अध्यादेश जारी करते हैं, जबकि राज्यपाल आर्टिकल 213 के माध्यम से अध्यादेश जारी करते हैं। कब? जब राज्य विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो, और जैसे ही सत्र प्रारंभ हो जाएंगे तो 6 सप्ताह के भीतर राज्य विधायिका द्वारा होनी जरूरी है। यहाँ पे 6 सप्ताह, यानी कि जब राज्य विधायिका का सत्र नहीं चल रहा हो तो इसी स्थिति में राज्यपाल अनुच्छेद 213 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करते हैं, जिसकी वैधता 6 सप्ताह की होती है। अगर 6 सप्ताह के अंदर विधायिका के द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की जाती है तो ये स्वतः खत्म हो जाती है। वह राज्य के लेखों से संबंधित राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करता है। तीसरा पॉइंट आ जाएगा, राज्यपाल का वित्तीय अधिकार क्या है। तो अगर आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं और पंचायतों में वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं, तो राज्यपाल ही करते हैं। राज्यपाल के पास क्षमादान शक्तियाँ आर्टिकल 161 में, तो 161 के तहत राज्यपाल सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, किंतु सेना के कोर्ट की सज़ा तथा मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं। आपातकालीन शक्ति में क्या आ जाएंगे, तो आपातकालीन शक्ति तो प्राप्त नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की सभी शक्ति राज्यपाल के हाथ पे ही चली जाती है और उस समय राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करने लगती है। विवेकाधिकार शक्ति,
तो विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी दल के नेता को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है। इसी स्थिति में राज्यपाल किसी दल के नेता को मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसको 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करने को कहते हैं। विशेषाधिकार शक्ति में क्या हो गया, तो राज्यपाल को अनुच्छेद 14 के अपवाद स्वरूप कुछ विशेष अधिकार है। जैसे राज्यपाल पर उसके पद के दौरान उस पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, किंतु दीवानी मुकदमा चलाया जा सकता है। जब वे पद से हटेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। यानी कुल मिला के अनुच्छेद 14 में बताया गया था कि समानता का अधिकार सभी को समान है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति और राज्यपाल के केस में थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अनुच्छेद 14 को उल्लंघन होता है, क्योंकि जब वे अपने पद पर बने रहते हैं तो इसमें आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाता है। हाँ, हालांकि वे जब अपने पद से हटेंगे तो उन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाएगा। तो इस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, पद मुक्ति और उनका अधिकार तथा कार्य क्षेत्र जो भी है वो कंप्लीट हो जाता है। अगला है, वर्तमान में राज्यपाल का पद क्यों विवादित होता जा रहा है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्र की भांति राज्य में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक निर्धारित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है, जो कि कनाडा से लिया गया। लेकिन संविधान लागू होने के बाद से ही राज्यपाल का पद विवाद से घिरा रहा है, चाहे यह विवाद राज्यपालों की नियुक्ति या फिर बर्खास्तगी के संदर्भ में हो, चाहे राज्यपाल द्वारा राज्य सरकारों को बर्खास्त कर अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग का मामला हो, या राज्यपाल के विशेषाधिकार एवं राज्यों में की गई सरकार के गठन का मामला हो। राज्यपाल का पद किसी न किसी कारण से विवाद के केंद्र में रहा है। यानी कुल मिला के राज्यपाल का पद जब से बना है तब से किसी न किसी कारणों से विवाद में ही रहा है। जैसे कि राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति 356 का प्रयोग करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया गया हो, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित हो, यह हमेशा विवाद के केंद्र में बना रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी सही बात है कि प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यानी कि नियुक्ति तो भले राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनके पीछे का सारा बैकग्राउंड प्रधानमंत्री रेडी करते हैं। प्रारंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु 2 परंपराओं का पालन किया जाता था। सबसे पहला कि वह व्यक्ति संबंधित राज्य के निवासी न हो, और राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाता था। लेकिन इन दोनों परंपराओं में दूसरी परंपरा यानी कि संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श वाला उसको ख़त्म कर दिया गया और मनमाने ढंग से सत्ताधारी केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदच्युति किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद विवादास्पद होता चला गया। सामान्यतः राज्यपाल की अवधि 5 वर्ष है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, एक ही बार बने रहते हैं। लेकिन हाल ही में राज्यपाल की बर्खास्तगी एक नए बहस को जन्म दे गई। राज्यपालों द्वारा राज्य सरकारों की राजनीति से प्रेरित बर्खास्तगी भी विवाद का मुद्दा बनी है और अनुच्छेद 356 चर्चा का केंद्र बन गया है। तो क्या क्या विवाद उसको देखते हैं। तो सबसे पहला 1959 में केरल में नंबूद्रिपाद के नेतृत्व वाली सरकार को राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। फिर 1984 में आंध्र प्रदेश में NT रामाराव के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया गया और हाल ही में 2004 में गोवा में भी राष्ट्रपति शासन लगाने और सरकार को बर्खास्त करने का मामला सामने आया है, जो विवाद का कारण बना है। इसके अलावा जो मनोहर पर्रिकर यानी कि जो गोवा वाले सरकार थे के नेतृत्व में भाजपा सरकार को बर्खास्त किया गया और राज्यपाल SC जमीर द्वारा प्रताप सिंह राणे फरवरी 2004 में सरकार बनाने का अवसर दिया गया। यानी कुल मिला के राज्यपाल के द्वारा इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जा रहा था। इसकी वजह से काफ़ी सारा विवाद उत्पन्न होने लगा। परंपरा के अनुसार विधानमंडल के बहुमत के दल को नेता बनाया जाता है और वह व्यक्ति परंपरा के अनुसार विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हीं को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार स्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचता है। तो राज्यपाल के पद का विवादास्पद होना एक कारण ये भी है क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारे राज्य की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। अब है विवेकाधीन अधिकार। तो इसमें क्या हो गया, किंतु खंडित जनादेश, गठजोड़ तथा दल बदल की राजनीति के चलते अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में राज्यपाल का विवेकाधिकार शक्ति बढ़ जाती है और राजनीतिक
और राजनीति से प्रेरित निर्णयों में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद हो जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के विषय में राज्यपालों के आचरण पर काफ़ी आलोचना हुई है। इसका ज्वलंत उदाहरण 2005 में झारखंड में भी देखा गया। इसमें क्या हुआ है 2005 में देखते हैं। तो फरवरी 2005 में विधानसभा चुनावों के 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में स्पष्ट बहुमत ने तो भाजपा दल यू को मिला और न ही झामुमो कांग्रेस गठबंधन को। यद्यपि भाजपा जनता दल यू के 41 विधायक के समर्थन का दावा किया। मतलब कि झारखंड के 81 सदस्य विधानसभा जो है उसमें से न तो भाजपा जनता दल को मिला और न ही झामुमो कांग्रेस गठबंधन को मिला, एग्जैक्ट दोनों के पास नहीं मिला। फिर भी राज्यपाल सिप्ते रजी ने, उस समय के राज्यपाल कौन थे, सिप्ते रजी ने शिबू सोरेन यानी कि जेएमएम वाले, जेएमएम और कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस झामुमो की सरकार गठित कर दी। और फिर काफ़ी राजनीतिक गहमागहमी के कारण बहुमत परीक्षण नहीं हो सका और राज्यपाल ने पुनः शिबू सोरेन से त्यागपत्र लेकर अर्जुन मुंडा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और इस निर्णय के कारण राज्यपाल की काफ़ी आलोचना भी हुई। यानी कि जो हम लोग के भाजपा जनता दल, उन्होंने 81 विधायकों का समर्थन का दावा किया था, उनकी सरकार ना बना के जो झामुमो और कांग्रेस का जो गठबंधन था उनमें से शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिए और फिर बाद में उनसे त्यागपत्र लेकर अर्जुन मुंडा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया, जिसकी वजह से राज्यपाल की काफ़ी आलोचना हुई। इसके अलावा कुछ और ऐसे भी मुद्दे हैं जो राज्यपाल को विवाद के घेरे में डाल रखता है और वह अनुच्छेद 200। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचारार्थ रखने का निर्णय राज्यपाल स्वयं लेता है, जो वर्तमान में जटिल परिस्थिति में विवाद का कारण बना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विवाद का विषय बना हुआ है। इसके समाधान के लिए राज्यपाल को राजनीतिक से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं व मान्य परंपराओं के अनुसार आचरण करना चाहिए, जिससे राज्य का बहुमत की आकांक्षाओं के अनुरूप शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। यानी कुल मिला के राज्यपाल को राजनीति से ऊपर उठकर संवैधानिक मर्यादाओं और मान्य परंपराओं के अनुसार आचरण करना चाहिए। साथ ही राज्यपाल के पद की गरिमा इसी में है कि वह संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, न कि केंद्र के किसी अभिकर्ता या फिर कार्यकर्ता के रूप में और न ही सक्रिय राजनीतिक के रूप में। तो निस्संदेह राज्यपाल का पद अपनी गरिमा और पद प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल होगी। इस प्रकार से जो क्वेश्चन हम लोग का पूरा होता है। अगला है राज्यपाल का विवादास्पद व्यवहार पर सरकारी आयोग की सिफारिश की विवेचना करें। तो सरकारी आयोग का क्या क्या सिफारिश है उसके बारे में हम लोग को देखेंगे यहाँ पे। तो राज्यपाल सबसे पहला कि राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते हैं और राज्यपाल का यह कर्तव्य होता है कि वह केंद्र एवं राज्य के बीच अपनी कर्तव्यों का समुचित निर्वहन कर मधुर संबंध स्थापित करे। तो राज्यपाल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होते ही हैं। मुख्य कार्य क्या हो गया कि केंद्र और राज्य के बीच में समन्वय स्थापित करें। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का मामला निरंतर विवादास्पद होता है जा रहा है। प्रारंभ में राज्यपाल की नियुक्ति हेतु जो भी परंपरा था तो उसमें क्या है, तो सबसे पहला कि वह व्यक्ति उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति किया जा रहा है उस राज्य के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों परंपरा में से जो दूसरी परंपरा है उनको श्रीमती इंदिरा गांधी के समय से तिलांजलि दे दी गई, मतलब कि ख़त्म कर दिया गया और सत्ताधारी केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदच्युति किया जाता रहा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल का पद विवादास्पद होता चला गया। यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय ये अनिवार्यता ख़त्म कर दिया गया कि जिस राज्य में हम लोग राज्यपाल बना रहे हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछा जाए। और सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और राष्ट्रपति पहले भी उनको उनके पद से हटा सकते हैं। लेकिन हाल में राज्यपाल को बर्खास्तगी को लेकर नया बहस को जन्म दे दी गई है। इन विवादों को हल करने के लिए राज्यपाल की गरिमा तथा प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए सरकारी आयोग ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिनमें से मुख्य सुझाव क्या हो गया। तो सबसे पहला कि चुनाव में पराजित सक्रिय राजनीतिज्ञ को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाएगा। जैसे कि अभी झारखंड के जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास, उनको भी राज्यपाल बना दिया गया। तो सक्रिय आयोग का कहना था क्या कि जो भी चुनाव में पराजित सक्रिय राजनीतिज्ञ होंगे उनको राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कि सेवानिवृत्ति के पश्चात राज्यपाल की नियुक्ति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए।
चौथा, राज्यपाल की नियुक्ति हेतु प्रधानमंत्री के परामर्श के साथ साथ संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी परामर्श लिया जाना चाहिए। फिर है पाँचवा कि किसी सत्ताधारी दल के नेता के व्यक्ति को वैसे राज्य का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा जिसमें कि किसी अन्य दल की सरकार हो। यानी कि अगर केंद्र में भाजपा है और राज्य में अगर हम लोग का जेएमएम है तो भाजपा के दल के किसी भी व्यक्ति को झारखंड का राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, ऐसा सरकारी आयोग ने कहा था। फिर राज्यपाल की नियुक्ति और दूसरे राज्य के व्यक्ति को ही राज्यपाल की नियुक्ति दूसरे राज्य के व्यक्ति को ही किया जाना चाहिए, परंतु उपरोक्त सिफारिश को अभी भी लागू नहीं किया गया। यानी कि सरकारी आयोग ने जो भी सिफारिश की है वे अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं, जिसके कारण जो है राज्यपाल का पद विवाद के घेरे में फंसता चला जा रहा है। विशेषकर राज्यपाल के स्व-विवेकाधिकार को लेकर विवाद होता जा रहा है। जब किसी भी दल को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलती है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के समक्ष 3 विकल्प होते हैं। सबसे पहला कि वह सबसे अधिक सदस्य के दल वाले नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करें। दूसरा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के गठबंधन के द्वारा निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री के लिए आमंत्रित करें। और तीसरा, राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करें। यानी कि जब कभी भी बहुमत स्पष्ट नहीं होगा तो उस स्थिति में वे इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। और ये उपरोक्त तीनों विकल्प राज्यपाल के समक्ष चुनाव के रूप में आते हैं, लेकिन राज्यपाल के द्वारा लिए गए निर्णय पर कोई अंगुली नहीं उठा सकता। यानी कि ये जो भी डिसीजन लेंगे उन पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्यपाल अपनी इसी शक्ति का उपयोग कवच की तरह करता है। वैसे तो इस कवच के पीछे केंद्र के निर्देशों का मानना महत्वपूर्ण होता है और कभी कभी यही कवच राज्यपाल की निरंकुशता तक भी ले जाता है। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो राज्यपाल को विवाद के घेरे में डाले रखता है, जैसे कि अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 200। तो सरकारी आयोग ने इन्हीं दोनों शक्तियों की आलोचना की थी। इसके लिए निम्न सिफारिशें दी, जैसे कि राज्यपाल केवल उन्हीं विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित करे जिनका प्रभाव संघीय व्यवस्था पर पड़ने की संभावना हो। यानी कि अगर राज्य विधानमंडल द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो कि संघीय व्यवस्था को प्रभावित करेगा तो ही राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। और जो भी विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजे जाए इन्हें 4 महीने के अंदर स्वीकृति मिल जानी चाहिए। और अनुच्छेद 355 के तहत प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए केंद्र से सहायता मांगा जाना चाहिए। ये सारा सरकारी आयोग ने इन सारी शक्तियों की आलोचना की थी और इसके लिए ये सारी सिफारिशें की। फिर एक राज्यपाल का पद वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन भारत जैसी संघीय व्यवस्था में राज्यपाल का पद होना आवश्यक है और यह इसकी संवैधानिक आवश्यकता तो है ही, यह राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए भी जरूरी है। यही एकमात्र ऐसा पद है जो केंद्र एवं राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और वर्तमान में राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही सारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रहरी है। संविधान में प्रदत्त दायित्वों को निभाने का भार राज्यपाल पर ही है, अर्थात राज्यपाल पद की गरिमा इसी में निहित है कि वे संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में कार्य करे, न कि किसी केंद्र के अभिकर्ता के रूप में और न ही सक्रिय राजनीतिक के रूप में। तो निस्संदेह राज्यपाल का पद अपनी गरिमा और प्रतिष्ठा को कायम रखने में सफल होगा। तो जो पिछला क्वेश्चन में जो पैराग्राफ था सेम टू सेम पैराग्राफ यहाँ पे भी है। तो ये जो क्वेश्चन था हम लोग का सरकारी आयोग की क्या क्या सिफारिशें थी वे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है, उनका क्या कार्य है, क्या क्या शक्ति है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो हमारी शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था है, जिसके तहत केंद्र में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद तथा राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद ही वास्तविक शासन संचालन का काम करती है। और राष्ट्रपति और राज्यपाल तो प्रतीकात्मक प्रमुख मात्र होते हैं। हेड तो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ही होते हैं। अब अनुच्छेद 163 में तो राज्यपाल को इसमें क्या बताया गया है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका अध्यक्ष कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। अनुच्छेद 164 में क्या बताया गया है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल क्या करेंगे? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अनुच्छेद 167 में क्या बताया गया है कि मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये सब हो गया। अब है मुख्यमंत्री की क्या भूमिका है और स्थिति क्या। तो राज्य के शासन संचालन का वास्तविक सूत्रधार सब परिषद मुख्यमंत्री ही होते हैं और वह विभिन्न प्रशासनिक विधायी तथा कार्यपालिका कार्य हेतु राज्यपाल को परामर्श देते हैं, जिसे सामान्यतः राज्यपाल मान लेते हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति अग्रांकित कारणों से विशिष्ट होती है, जैसे कि संसदीय शासन व्यवस्था में निर्वाचित विधानमंडल ही शासन का केंद्र होते हैं, राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं।
तो जो भी निर्वाचित विधानमंडल होंगे वही शासन करते हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री में जनता की शक्ति निहित होती है, जबकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख मात्र का होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो होते हैं वे जनता के द्वारा चुने जाते हैं और राज्यपाल जो होते हैं बस वे संवैधानिक प्रमुख मात्र के होते हैं। फिर है मुख्यमंत्री की नियुक्ति हालांकि राज्यपाल ही करते हैं, तथापि मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद अपने कृत्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, और यदि विधानसभा में किसी भी दल का गठबंधन, किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल स्वविवेक से मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है और उसको बहुमत साबित करने के लिए कहता है। यद्यपि राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, जिस प्रकार से देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य के सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, तथा राज्यपाल ये काम मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करता है। मुख्यमंत्री अपने व्यक्तित्व तथा अपार जन समर्थन से काफ़ी मजबूत स्थिति प्राप्त कर लेती है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री की स्थिति कई कारणों से भी प्रभावित होते हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री की स्थिति को राज्यपाल अनुच्छेद 356 के प्रावधान सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग दल की सरकार हो तो केंद्र सरकार बहुधा अपने निहित स्वार्थ के लिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा देती है। अभी इसका एग्जाम्पल अच्छी से हम लोग देख रहे हैं। इस प्रकार ये जो शक्ति है अनुच्छेद 356 का, उसका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इसका जमकर प्रयोग किया है। यथा दिसंबर 1992 में भाजपा के 4 राज्यों की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री पर केंद्र सरकार का दबाव रहता है। तो क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वे केंद्र सरकार के द्वारा ही, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के जो बैकग्राउंड होता है वो सारा प्रधानमंत्री ही बनाते हैं। तो जो भी केंद्र सरकार और राज्य में अगर अलग सरकार है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार पर राज्यपाल के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है। मुख्यमंत्री की स्थिति को उसका अपना राजनीतिक दल भी प्रभावित करता है, जैसे कि मुख्यमंत्री का चयन, पुनः अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ तथा राजनीतिक एजेंडे को लागू करने से उसके अपने राजनीतिक दल की प्रमुख भूमिका होती है। कांग्रेस ने तो कांग्रेस शासित राज्यों में मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों में खुलकर हस्तक्षेप किया है। और अगर गठबंधन की सरकार है तो उस स्थिति में मुख्यमंत्री को सहयोगी दल की सुननी पड़ती है। तो ऐसे में क्या हो गया कि उपयुक्त सीमाओं के बावजूद मुख्यमंत्री का अपना व्यक्तित्व तथा चरित्र ही उसकी वास्तविक स्थिति को तय करता है। और इस प्रकार से हम लोग का राज्य कार्यपालिका यानी कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये तीनों टॉपिक ख़त्म होता है। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इन तीनों को मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका अगला जो चैप्टर होगा वो हम लोग का राज्य विधायिका होगा, और वो भी झारखंड के संदर्भ में होगा। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ऐड हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।